साल था 1888। लंदन की तारीख धुंध भरी गलियों में एक साया मंडला रहा था। एक ऐसा कातिल जिसकी शनाख्त आज तक कोई नहीं जान सका, लेकिन जिसने तारीख पर एक ऐसा खूनी निशान छोड़ा जो कभी मिट नहीं सका। तो आइए आज हम वक्त में पीछे चलते हैं और जैक द रिपर के इस मामले से पर्दा उठाते हैं। लेकिन जैक द रिपर की कहानी सिर्फ कत्लों की एक सीरीज नहीं है। ये एक आईना है जो उस वक्त के बीमार माशरे की अक्कासी करता है। जैसा कि उस दौर के एक मशहूर कार्टून ने कहा था, ये जराइम नज़रअंदाजी का इंतकाम थे। मतलब एक ऐसी चीख जो उस माशरे की गहराइयों से उठी थी, जिसने अपने सबसे कमज़ोर लोगों को यूं ही आसान शिकार बनने के लिए छोड़ दिया था। आइए उस मनहूस ख़ज़ां की तरफ चलते हैं, 1888 की ख़ज़ां, जिसे तारीख़ में दहशत की ख़ज़ां के नाम से जाना जाने लगा। इसका मरकज़ था लंदन का ईस्ट एंड, तारीक गलियों का एक ऐसा भंवर जहां गुर्बत और खौफ एक साथ पलते थे। ज़रा सोचें, सिर्फ व्हाइट चैपल के इलाके में 80,000 लोग रहते थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस शदीद भीड़ और मायूसी की रोज़मर्रा की हकीकत थी, जहां हर इंच जगह कीमती थी और प्राइवेसी वो तो एक नाकाबिले तसव्वुर ऐशो इशरत थी। और सबसे तल्ख़ हकीकत वो ये थी कि ईस्ट एंड में पैदा होने वाले 55% बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह देखने के लिए भी जिंदा नहीं रह पाते थे। ये सिर्फ एक आदादो शुमार नहीं, ये एक ऐसा अलमिया है जो उस वक्त के हौलनाक हालात को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये इलाका यूं समझें महरूमियों का गढ़ था। हर तरफ भीड़ भरी कच्ची आबादियां, हर कोने में गुर्बत और जराइम। तकरीबन 1200 ख़वातीन थीं जो जिंदा रहने के लिए जिस्म फरोशी पर मजबूर थीं, और 8,500 से ज़्यादा लोग हर रात आर्जी पनागाहों में सोते थे। और इसी मायूस दुनिया में इस कातिल को अपना सबसे आसान शिकार मिला। और इसी बदहाली के बीच नाकाबिले तसव्वुर कत्लों का एक सिलसिला शुरू हुआ। अब हम उन 5 मुतासरीन पर नज़र डालते हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो एक ही कातिल का काम थीं और जो कैनोनिकल 5 के नाम से जानी गईं। ये दहशत हैरानकुन तेजी से फैली। 31 अगस्त को मैरी एन निकोलस, 8 सितंबर को एनी चैपमैन और फिर 30 सितंबर की एक ही खौफनाक रात में 2 कत्ल, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडवर्ड्स। आखिरकार 9 नवंबर को मैरी जेन कैली। सिर्फ चंद महीनों के अंदर खौफ ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इन जराइम को जोड़ने वाली चीज़ सिर्फ उनकी बर्बरियत नहीं थी, बल्कि कातिल का एक खौफनाक दस्तखत था। गले पर गहरे जख्म, पेट की वहशियाना चीरफाड़ और कई मामलात में तो अंदरूनी आज़ा का गायब होना। इस हौलनाक तरीक़े ने पुलिस को ये यकीन दिला दिया था कि वो एक ही अफरीद का पीछा कर रहे हैं। तो पुलिस ने एक ऐसे भूत का पीछा कैसे किया जो नज़र ही नहीं आता था? ये एक ऐसी तफ्तीश थी जो उनकी सलाहियतों की आखिरी हद तक उनको आजमाने वाली थी और जराइम से लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तहकीकात का पैमाना बहुत बड़ा था। पुलिस ने 2000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, कातिल तक पहुंचने वाले किसी भी सुराख की तलाश में। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे भूसे के एक बहुत बड़े ढेर में सुई तलाश करना। पहली बार विक्टोरियन दौर की पुलिस ने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जो उस वक्त के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने घर घर तलाशी ली, फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे किए और मुश्तबा अफराद का सुराग लगाया। यहाँ तक कि मुकामी कस्साबों से भी पूछगछ की, किसी ऐसे शख्स की तलाश में जिसके पास इस तरह के काम की महारत हो। शहरियों ने भी अपनी विजिलेंस कमेटियां बना ली। यहीं से जदीद मुजरिमाना तफ्तीश की बुनियाद पड़ी। लेकिन इस तफ्तीश का सबसे इनकलाबी कदम एक ऐसी चीज़ थी जो उससे पहले कभी नहीं की गई थी, और वो थी तारीख की पहली क्रिमिनल प्रोफाइल बनाने की कोशिश। पुलिस ने कातिल के जहन को समझने के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर थॉमस बॉन्ड से मदद ली, और उनके नताइज चौंका देने वाले थे। उन्होंने कहा, कातिल यकीनन तन्हाई पसंद शख्स होगा जो वक्तन फ़वक्तन कत्ल और शहवानी जुनून के दौरों का शिकार होता है। ये उस भूत की एक नफ्सियाती तस्वीर बनाने की कोशिश थी जिसका वो पीछा कर रहे थे। लेकिन ये कातिल सिर्फ एक मुजरिम नहीं था, वो एक लेजेंड बनने वाला था। और ये लेजेंड तारीख गलियों में नहीं बल्कि अखबारात के दफातर में पैदा हुआ, जिन्होंने एक मुकामी जुर्म को आलमी सनसनी में बदल दिया। शुरू में प्रेस ने इसे एक मकामी मुश्तबा शख्स का हवाला देते हुए लेदर एप्रन का नाम दिया,
لیکن جلد ہی ایک نیا اور زیادہ خوفناک نام سامنے آیا، ایک ایسا نام جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گونجتا رہے گا: جیک دی رپر۔ یہ نام ایک مشہور خط سے آیا جو ڈیئر باس کے الفاظ سے شروع ہوتا تھا اور ایک نیوز ایجنسی کو بھیجا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک دھوکہ تھا، شاید کسی سنسنی خیز صحافی نے لکھا ہو، لیکن اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ خط بھیجنے والے نے لکھا: میں فحاشاؤں کے پیچھے پڑا ہوں اور جب تک پکڑا نہیں جاتا انہیں چیرتا پھاڑتا رہوں گا۔ مجھے اپنے کام سے پیار ہے، میں عورتوں کے کان کاٹ دوں گا۔ پہلے تو یہ الفاظ صرف ایک خالی دھمکی لگے، لیکن جب کیتھرین ایڈورڈز کو قتل کیا گیا اور اس کے کان کا ایک حصہ واقعی کٹا ہوا پایا گیا تو یہ خط ایک خوفناک حقیقت میں بدل گیا۔ اور بس یہاں سے آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تاریخ کا پہلا میڈیا فرینزی تھا۔ سستے اخبارات، بڑھتی ہوئی خواندگی اور روزانہ 10 لاکھ سے زیادہ اخبارات کی فروخت، ان سب نے مل کر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ پریس صرف خبریں نہیں دے رہا تھا، وہ ایک لیجنڈ تخلیق کر رہا تھا، قاتل کو ایک عالمی ڈراؤنے خواب میں بدل رہا تھا۔ لیکن اتنی تفتیش اور اتنی توجہ کے باوجود یہ معاملہ کبھی حل نہ ہو سکا۔ آخر کوئی شخص اس طرح کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید اس وراثت میں پوشیدہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ سالوں کے دوران 100 سے زیادہ مشتبہ افراد کے نام سامنے آئے، ان میں ڈاکٹروں سے لے کر فنکاروں تک اور یہاں تک کہ شاہی خاندان کے کچھ افراد بھی شامل تھے، لیکن کبھی کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا جس نے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ لیکن جیک دی رپر کی میراث صرف ایک انسلجھے معاملے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے جرائم نے لندن کے ایسٹ اینڈ کی ہولناک غربت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، جس نے معاشرے کو اپنی تاریک حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے سیریل کلر کا ایک نمونہ قائم کیا اور ٹرو کرائم کی ایک پوری صنف کو جنم دیا، اور آج بھی یہ تاریخ کے سب سے پرکشش موموں میں سے ایک ہے۔ اور اس طرح ہم اسی آخری سوال پر واپس آتے ہیں۔ 100 سے زیادہ مشتبہ افراد، لیکن کوئی جواب نہیں۔ اور وکٹورین دور کا یہ بھوت آج بھی ہمیں کیوں ستاتا ہے؟ شاید اس لیے کہ جیک دی رپر کی کہانی صرف قاتل کے بارے میں نہیں، بلکہ اس تاریکی کے بارے میں ہے جو معاشرے کے دل میں چھپی ہوتی ہے، اور اس معاملے سے ہماری اس لامتناہی دلچسپی کے بارے میں ہے جو آج تک زندہ ہے۔